फर्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे आपको इससे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, द लेवल ऑफ डेटा अब्स्ट्रैक्शन विच डिस्क्राइब हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इज, मतलब डेटा किस प्रकार से स्टोर हो रहा है। बात को समझिएगा कि हम ये मानते हैं कि हमारे पास में डीबीएमएस के अंदर 3 लेवल्स होते हैं। सबसे नीचे वाला जो लेवल होता है वो हमारा फिजिकल लेवल होता है, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। बीच वाला जो लेवल होता है वो कंसेप्चुअल लेवल होता है, और सबसे ऊपर वाला जो लेवल होता है वो हमारा व्यू लेवल कहलाता है। तो इसने क्या पूछा है, इसने क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि जो डेटा अब्स्ट्रैक्शन है उसके अंदर डेटा कहाँ स्टोर होता है। तो आपको पता है कि डेटा फिजिकल लेवल पे स्टोर होता है, कंसेप्चुअल लेवल पे केवल कंसेप्ट का काम किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब ओनली पार्ट ऑफ द एंटायर डेटाबेस, मतलब ये क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है कि ऐसा कौन सा हिस्सा है जो डेटाबेस के पूरे पार्ट को आपको डिस्क्राइब करता है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो हमारा फिजिकल लेवल है वो हमारा स्टोरेज का काम कर रहा है, ये स्टोर करने का काम करता है, और ये जो है वो देखने का काम करता है, डिस्क्राइब करने का काम करता है। ये काम किसका होता है, व्यू लेवल का होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, द लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन ओनली पार्ट ऑफ द एंटायर डेटाबेस, तो डिस्क्राइब करना ये जो काम है ये हमारे कौन से लेवल का होता है, व्यू लेवल का होता है। कंसेप्चुअल लेवल पे हम लोग केवल कंसेप्ट को शामिल करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट बेस्ड जो डेटा मॉडल है उसका यूज किस में लिया जाता है। तो इसका देखिए, आपको पता होगा ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल हमेशा 2 लेवल पे काम करता है, कंसेप्ट पे और व्यू पे। तो 2 चीजें होगी इसमें, कंसेप्चुअल लेवल भी हो गया और व्यू लेवल भी हो गया। उसको मेमोरी से ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल को कोई उससे लेन देन नहीं रहता है उसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर अनुदेशक के अनुसार एन एसोसिएशन ऑफ सेवरल एंटिटीज इन ए एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज कॉल्ड, मतलब ये कह रहा है कि एसोसिएशन जो भी सेवरल एंटिटीज है इन रिलेशन मॉडल के अंदर उसको आप लोग क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है। तो आपको देखिए पहला जो टॉपिक जो इसमें दे रखा है वो है टपल। टपल मतलब होता है रिकॉर्ड, बी का मतलब भी रिकॉर्ड हुआ, लेकिन एसोसिएशन, एसोसिएशन की इसमें बात चल रही है। तो एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन मीन्स आपका रिलेशनशिप हो गया। एसोसिएशन मीन्स क्या हो गया, उसके पीछे रिलेशनशिप, ना कि टपल होगा ना ही आपका रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग अलग अलग तरीके उपयोग लेते हैं रिप्रेजेंटेशन करने के, जिसमें इसने दिया है डेटा फ्लो चार्ट जो कि डेटा के डायग्राम के बारे में बताता है। फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग के लिए काम में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ईआर डायग्राम। यही एक ऐसा डायग्राम है जो इस काम के लिए यूज में आता है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जैसे कि मैंने वीडियो में भी मेरे बताया है, इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल वन ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस डेटा ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। आपने सुना होगा कि हम जब ऊप्स के कंसेप्ट की अगर बात करते हैं तो आपको कई बार बताया जाता है कि हम लोग ऊप्स के अंदर अलग अलग तरह के कंसेप्ट जो है वो यूज करते हैं, जैसे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट पासिंग। जब हम ऑब्जेक्ट पासिंग और रिटर्निंग की बात करते हैं तो इसको ऊप्स के अंदर मैसेज पासिंग कहा जाता है। इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेज पासिंग। तो इसमें आपने कंस्ट्रक्टर भी पढ़ा होगा, डिस्ट्रक्टर भी पढ़ा होगा, इनहेरिटेंस भी हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म भी हो गया। तो ये भी एक ऊप्स का कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट पासिंग एंड रिटर्न। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेज पासिंग कहा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर सी हो गया, मैसेज पासिंग। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए डेटाबेस पर्टिकुलर मोमेंट। जब हम पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इंस्टांस की बात कर रहे हैं। इंस्टांस मतलब उस मोमेंट के लिए जो डेटा स्टोर होता है वो इंस्टांस कहलाता है। द ऑर्डर ऑफ डिजाइन ऑफ ए डेटाबेस इज कॉल्ड, मतलब अगर आप पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो स्क्रीन तो हो नहीं सकती, डेटाबेस का स्ट्रक्चर भी नहीं होता, ना डेटाबेस को देखना, स्कीमा। 2 पार्ट होते हैं, एक स्कीमा होता है और एक आपका सब स्कीमा होता है। तो ये दोनों ही जो पार्ट जो है वो डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए, उसके पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए होता है। सब स्कीमा उसका एक पर्टिकुलर पार्ट होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्कीमा ऑफ ए डेटाबेस।
नेक्स्ट चलिए हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है द कंसेप्ट ऑफ डेटा डिपेंडेंसी इज सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ डेटा इंडिपेंडेंसी। क्या होती है? आपने सुना होगा कि डेटा इंडिपेंडेंसी का मतलब होता है कि हम कहते हैं कि 3 लेवल, मैंने आपको बताया कि फिजिकल लेवल के ऊपर कंसेप्चुअल लेवल डिपेंड नहीं करता है, कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर व्यू लेवल डिपेंड नहीं करता है। तो ये क्या है? फिजिकल इंडिपेंडेंसी, लॉजिकल इंडिपेंडेंसी या कंसेप्चुअल इंडिपेंडेंसी। वैसे ही इसमें पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि डेटा इंडिपेंडेंसी क्या होता है? डेटा इंडिपेंडेंसी होता है एडीटी, अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में क्या होता है? हम लोग एडीटी के अंदर हमें कंसेप्ट से मतलब होता है, हम प्रोग्रामिंग किस तरीके से यूज कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके अंदर देखिए आप कि यही सेम चीज इसने कही है कि डेटा इंडिपेंडेंसी किसके सिमिलर है? एक तरह से अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के ये हमारी क्या है? सिमिलर मानी जाती है। और इसी तरह से द टेबल जनरेटेड ऑन कंपाइलेशन ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देखिए 3 चीज होती है, एक डीडीएल होती है, एक डीएमएल होती है, एक डीसीएल होती है। जब भी हम डीडीएल यूज करते हैं तो हमारी डेटा डिक्शनरी तैयार होती है। डेटा डिक्शनरी जिसमें नेम, एज, क्लास, डेटा टाइप, साइज, ये सब चीजें उसमें दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट रिक्वेस्टिंग द रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ। मतलब जो भी आप लोग स्टेटमेंट यूज करते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए और डेटा को प्राप्त करने के लिए, ये डेटा की रिपोर्ट जो होती है वो सूचना देने का काम करता है, और जो क्वेरी जो है यही एक ऐसा तरीका है जो सूचना लेने का काम करता है। ये शो करने का काम करता है, ये रिकॉर्ड और टपल हमारी सूचनाएं को दिखाने का काम करता है। द पार्ट ऑफ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल, जो कि रिकॉर्ड से संबंधित होता है, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का काम करता है, जो अभी मैंने पिछले वाले में भी बताया था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? क्वेरी लैंग्वेज हमारी हो गई। और इसी के बारे में ही मैं आपको अभी आप लोग सब मैं देख लेता हूँ कि भाई हम किसी को समझने में तो इस चीज़ में दिक्कत नहीं आ रही। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज़ है, नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे। सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो नेटवर्किंग के भी आएंगे, डीबीएमएस के भी हमारे क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर क्या रहेंगे? शामिल रहेंगे। तो अब आप देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है वो है रूटर एज। रूटर क्या होता है? रूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। आपके घर में जो डिवाइसेस जुड़ी हुई होती है उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। उस डिवाइसेस के अंदर हार्डवेयर हमारे सामने उपकरण दिखाई देते हैं, ये कोई टूल नहीं होता है, ये कोई सिस्टम नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन माना जाता है। अगर पूछा जाए आउटपुट दैट इज मेड अप ऑफ पिक्चर, साउंड, ऑडियो, वीडियो, 5 पार्ट, 5 चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ऑडियो, वीडियो, साउंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया कहते हैं। इसी तरह से अगर पूछा जाए वेबसाइट कंटेन मैनी पेजेस दैट कैन बी नेविगेट यूजिंग, मतलब वेबसाइट ऐसी वेबसाइट जो नेविगेशन में यूज में आती है। तो आपको पता है एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हाइपरलिंक की, ना कि थ्रेड की जरूरत पड़ती है, ना बार की जरूरत पड़ती है, ना स्ट्रिंग की जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेटवर्क दैट कैन फंक्शन विदाउट ए सर्वर, मतलब ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो बिना सर्वर के काम करता है? तो आपने सुना होगा कि हम लोग कंप्यूटर्स को इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे कंप्यूटर इस तरह से क्या है? कनेक्ट है, ये रिंग टोपोलॉजी होती है। और अगर हम लोग बीच में किसी कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो ये हमारी स्टार टोपोलॉजी होती है। और इसी तरह से एक बस टोपोलॉजी, मैं कॉमन टोपोलॉजी आपको बता रहा हूँ, ये हमारी कौन सी टोपोलॉजी होगी? आपकी बस टोपोलॉजी हो गई। तो ये एक सर्वर के बिना काम नहीं करती, इसमें से भी किसी को सर्वर बनाना पड़ता है। और ये जो कनेक्टिविटी होती है ये पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी कहलाती है, पीयर टू पीयर कनेक्शन कहलाता है। इसमें किसी भी सर्वर की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? रिंग नेटवर्क। व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? कोई गेम है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, या एक पार्ट है इंटरनेट का जो कि इंफॉर्मेशन शेयर करने का काम करता है? तो इसका आंसर साफ दिख रहा है आपको, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्विचिंग डज इंटरनेट वर्क? आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बातें करते हैं एनालॉग सिग्नल यूज करते हैं तो वो सर्किट स्विचिंग होता है। बट अगर हम लोग टेलीफोन जो इंटरनेट लाइन का अगर हम लोग उपयोग लेते हैं तो ये हमारा पैकेट स्विचिंग कहलाता है। तो सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, ये नेटवर्किंग के पार्ट है। अब देखिए नेक्स्ट चीज है, ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है
जो सिस्टम को बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है। बाहर से सुरक्षा कौन देगा आपको? फायरवॉल। फायरवॉल आपको बाहरी सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है जब आप डेटा को भेजते हैं तो ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये होता है हमारे ए लिस्ट ऑफ रूल्स। रूल रेगुलेशन का जो कनेक्शन है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल कहलाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड ईमेल? ईमेल का सही तरीका कौन सा है? ये देखिए @ के बाद .uk लगा दिया। इसी तरह से इसके अंदर @ यहाँ पर भी लगा दिया और यहाँ पर भी @ का उपयोग ले लिया। तो जब दो आप @ लगाओगे तो आपको पता है कि उसके कारण वो भी आपका क्या माना जाएगा? मिस्टेक मानी जाएगी। इसी तरीके से इसके अंदर इन्होंने @ लगाया नहीं और ये एकदम आपका क्या हुआ? सही तरीका हुआ। तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। शेयरवेयर क्या है? खरीदना नहीं पड़ता, मतलब लाने के बाद में भी परचेज नहीं करना पड़ता। शेयरवेयर का मतलब ये नहीं होता कि उसको शेयर करना है, ये टोटली फ्री है, टोटली फ्री है, कोई चार्जेस इस पे नहीं लगता। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आपका आंसर होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड डेफिनेशन ऑफ एन एप्लीकेशन मेन मेथड? आपको पता है कि जावा में क्या लिखते हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args। हाँ, ये अलग बात है कि लास्ट में सेमीकोलन इसमें नहीं लगेगा। इसी तरह से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो जावा लैंग्वेज को डेवलप करती है? तो आपको पता है सन माइक्रो सिस्टम, जिसने जावा को डेवलप किया था। जावा कौन सी लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है? बताया आपको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जावा। इसी तरह से जावा लैंग्वेज केस सेंसिटिव भी होती है, मतलब अगर कोई चीज अपर केस में लिखी है तो अपर केस में रहेगी और कोई चीज लोअर केस में लिखी है तो वो लोअर केस में रहेगी। और इसीलिए नेक्स्ट जो चीज है ये स्ट्रॉन्ग टाइप का यूज करती है, बोथ ए एंड बी, दोनों चीजें उसमें शामिल रहेगी। द सिंबल इन जावा ये होता है लॉजिकल नॉट, मतलब आपका ये जो सिंबल होता है ये आपका किसके लिए होता है? नॉट के लिए होता है। और इसी तरह से आप जो है जब डबल आप इस तरह से लगाते हैं तो ये आपका एंड होता है। और ये पाइपलाइन सिंबल जो होता है ये आपका कौन सा ऑपरेटर होता है? और ऑपरेटर होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से लॉजिकल नॉट कौन सा है? लॉजिकल नॉट है ये तो और है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, वाज द फर्स्ट वेब डेवलपर इन जावा? जावा ने ऐसा कौन सा पहला वेब डेवलपमेंट का ब्राउजर डेवलप किया है? हॉट जावा है, बाकी कोई भी जावा के द्वारा डेवलप नहीं किया गया है। 29 की अगर बात की जाए तो ये कह रहा है मल्टीपल टास्क, एक समय में कई टास्क अगर हम बात करते हैं तो कई टास्क करने की कैपेसिटी मल्टी थ्रेडिंग में होती है। कई प्रोग्राम एक साथ में चलते हैं तो उसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। और इसी तरह से आपकी मल्टी प्रोसेसिंग होती है, कई प्रोसेस अगर साथ में चलते हैं तो हम बात कर रहे हैं कई टास्क को एक साथ में एक टाइम में करना, जो कि जावा के अंदर होता है, मल्टी थ्रेडिंग में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा? जावा में क्या क्या विशेषताएं होती है? जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जावा में मल्टी थ्रेडिंग होती है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ द। अब आगे देखिए, इन ऑर्डर फॉर ए सोर्स कोड कंटेनिंग द पब्लिक क्लास टेस्ट टू सक्सेसफुल कंपाइल, मतलब ये कह रहा है कि आप जावा में कैसे काम करते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम जावा में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .java। और जब हम जावा की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है? एक सोर्स प्रोग्राम है, सोर्स प्रोग्राम। ये हमारा क्या है? सोर्स प्रोग्राम है। और इस सोर्स प्रोग्राम को जब हम मिडल लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तब ये जो मिडल लेवल लैंग्वेज जिसको हम लोग डॉट क्लास एक्सटेंशन से सेव करते हैं ये हमारा कहलाता है बाइट कोड। बाइट कोड मिडल लेवल लैंग्वेज होती है जो कि डॉट क्लास एक्सटेंशन की होती है। और इस समय कंपाइलर जो यूज होता है वो आपका यूज होता है जावा सी। अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका सोर्स प्रोग्राम क्या है तो आप कहेंगे डॉट जावा है। उसको कंपाइल करने के लिए कौन सा कंपाइलर यूज होता है? जावा सी यूज में होता है। अगर पूछा जाए मिडल लेवल लैंग्वेज क्या बनाती है तो बाइट कोड बनाती है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट क्लास। उसके बाद में आपकी ये मशीनी कोड में कन्वर्ट होती है जिसको .obj कहते हैं। और इसमें यूज होता है इंटरप्रेटर जिसका नाम है जावा इंटरप्रेटर। अब देखिए वापस से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में अगर हम देखें
तो ये पूछ रहा है इन ऑर्डर फॉर ए सोर्स कोड कंटेनिंग द पब्लिक क्लास टेस्ट टू सक्सेसफुल कंपाइल विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। मतलब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी बात एकदम सही होनी चाहिए। इट मस्ट हैव ए पैकेज स्टेटमेंट, इट मस्ट बी नेम्ड टेस्ट डॉट जावा। तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको प्रोग्राम में टेस्ट डॉट जावा एक्सटेंशन मतलब डॉट जावा नाम से फाइल बनानी पड़ेगी। इसी तरह से पूछा गया है कि जावा सी क्या करती है। मैंने अभी बोर्ड पे आपको बताया था कि जावा प्रोग्राम जो है उसको बाइट कोड में बदलने का काम करती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 33 कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। इसका प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा। देखिए कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है तो कोई पता नहीं है इसका क्या आंसर आएगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा। क्योंकि आपने ग्लोबल लिया है तो नए कंपाइलर में ये इनिशियलाइज होता है 0 से और पुराने कंपाइलर में गार्बेज वैल्यू लेता है। अब ये पूछा गया है कि क्या इसमें से कोई ऐसा प्रोग्राम है जो एरर देता है या नहीं देगा। तो इसमें कोई एरर नहीं है स्टैटिक है। हमें पता है कि वो 0 से इनिशियलाइज होगा, हम चाहें तो उसकी वैल्यू बदल सकते हैं। ये कोई कांस्टेंट नहीं है कि आप इसकी वैल्यू बदल नहीं सकते, आप इसकी वैल्यू बदल सकते हैं और इसकी वैल्यू ये आपको 10 प्रिंट करेगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पॉइंटर एट द रेट ऑफ i इक्वल्स टू 10। क्या मीनिंग है इसका। इसका मीनिंग है आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल लिया, अगर मैं उसके एड्रेस की बात करता हूं तो ये कहलाता है एड्रेस ऑफ i। इसी तरह से थोड़ा बड़ा लिख देते हैं एड्रेस ऑफ i। अगर उस पर स्थित वैल्यू की बात की जाती है तो हम यूज करते हैं पॉइंटर। तो पॉइंटर ये हो गया आपका एड्रेस ऑफ और ये हो गई आपकी वैल्यू एट। तो आपने क्या कहा कि इस एड्रेस पे स्थित वैल्यू मतलब कुल मिला के जो आपने 10 असाइन किया है ये i के लिए किया है। तो इसका आंसर आपका क्या है, आंसर इसका होगा, देखिए 4 आंसर ये शो कर रहा है। ए जो है आंसर वो है 10, तो ये आपका ये आंसर हो गया इसके अंदर। इसी तरह से नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। आउटपुट कैसे आएगा, देखिए प्लस यहाँ पर भी लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया, तो दोनों तरफ प्लस, इट मींस क्या आएगी, एरर आएगी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल सी बात है, पोस्ट फिक्स बाद में काम करेगा लेफ्ट टू राइट के अकॉर्डिंग और डिवाइड को पहले लेगा और जब ये 10 को 10 से डिवाइड करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 1 आएगा। ये हो गए सी लैंग्वेज के प्रोग्राम। अब लास्ट हमारा सेशन बच रहा है वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो मैं आपको इसी तरह से सीधे इस पे करवा देंगे। उसके बाद हम लोग लेंगे जीके की क्लास जो कि 5 मिनट का हमारा ये बच रहा है नंबर सिस्टम। उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल 16 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है। तो 16 का बाइनरी इक्विवेलेंट मैं आपको निकाल के बताता हूँ। अब देखिए कैसे काम कर रहा है। अब आपने देखा कि इसके अंदर हमें क्या करना है, जो 16 है उसको बाइनरी में बदलना है। तो आप कैसे बदलेंगे, 16 है 2 का भाग आप इसमें लगाएंगे। तो देखिए एक ट्रिक मैं आपको दे देता हूं कि हेक्साडेसिमल मतलब 1 2 4 8 16 इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। तो ये कह रहा है बाइनरी इक्विवेलेंट मतलब इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा अगर ये हेक्साडेसिमल में है, हेक्साडेसिमल में है कोई चीज और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हेक्साडेसिमल में है, मैं आपको ट्रिक देता हूं। अब आपको पता है 6 बनाना है आपको, 4 और 2 6 हो गया, तो इसका आंसर हो गया 110। और इसी तरह से आपको जो करना है 1 का करना है वो आपका क्या हो गया 1। देखिए हमें क्या लगाने हैं 3 0। अब इसके अंदर लगते हैं 4 0, 4 के पेयर बनते हैं। अगर ये ऑक्टल होता तो इसमें 3 के पेयर बनते हैं। तो अब मैंने क्या किया है, अब आंसर देखिएगा। अब सिलेक्टेड 2-4 क्वेश्चन ये हमारे बच रहे हैं, बने रहिएगा इसमें ऑनलाइन में। देखिए 011 आपने लिया और 0001 आपने लिया, तो 39 का आपका आंसर होगा डी। इसी तरह से व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू, हमेशा ध्यान रखना किसी की भी पावर क्या होती है आपकी 1 होती है। एनी नंबर ऑफ एन एक्सपोनेंट 1, अगर किसी की भी पावर 1 है तो वो खुद को ही रिप्रेजेंट करेगा। द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 8 और 8, इसका हेक्साडेसिमल आपको निकालना है जो कि डेसिमल में 8 है। तो हेक्साडेसिमल में मतलब आपको उसको क्या करना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल 88 है
तो आपको 88 के अंदर 16 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको पता है 5 बार जाएगा 8 बचेगा, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 88 था, 16 का भाग लगाया, 5 बार गया और क्या बच गया, 8 बच गया। तो आपको इसमें से क्या देखना है, नीचे से ऊपर की तरफ ये लिखा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा 58। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा 5816 हो गया। अब ये देखिए आपने क्या क्या देखे क्वेश्चन, आपने जावा के क्वेश्चन देखे, सी लैंग्वेज के क्वेश्चन आपने देखे, नंबर सिस्टम के मैंने करवाए, इंटरनेट के क्वेश्चन करवाए। इस तरह से हम कॉम्बिनेशन हर एक संडे इस तरह से लेंगे। डेसिमल 90 है, उसको अगर ऑक्टल में बदलना है तो आपको 8 का भाग लगाना पड़ेगा। तो 8 का आप अगर ऑक्टल में बदलना चाहते हैं डेसिमल को, तो अब आप देखिए कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको 16 का समझाया था, 16 में आपने क्या किया था, इस 6 का 4 का पेयर बनाया था, इसका भी 4 का पेयर बनाया था। अब हमारे पास 19 है, 19 का भी 4 का पेयर बनता है और इसका भी 4 का पेयर बनता है। लेकिन ये जो 19 है इसको ऑक्टल में आपको बदलना है। तो ये जो 9 कैसे बनेगा, 9 बनेगा 1 और 0 से, लेकिन आपको इसको देना किस में है, डेसिमल 90 को ऑक्टल में बदलना है। तो आप इसको 19 को लेंगे, 8 का भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा और कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ आप रीड करेंगे 2 3। तो अब आप देखिए नंबर सिस्टम के अंदर ये आपका क्या हो गया 23 हो गया, 44। लास्ट 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। 1001 को ऑक्टल में बदलना है, 1001 को 3 3 के पेयर आप बनाएंगे और 1001 को ऑक्टल में बदलने के लिए आपको पता ही है मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। 8 की पावर बाइनरी में है तो 3 3 के पेयर बनेंगे, 3 का पेयर 1 कहलाएगा आपका और ये अकेला 1 रह गया। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ बोर्ड पे। आपका क्या है 1001, 3 का पेयर बनेगा, इसको आप डेसिमल में सीधा बदलिए 1 ही कहलाएगा और ये जो 1 अकेला रह गया ये भी 1 कहलाएगा। आगे आप 2 0 लिख लीजिए। तो क्योंकि इसमें 3 3 के पेयर बनते हैं सीधा बाइनरी को ऑक्टल में बदलने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसका मतलब इसका आंसर जो हो गया 1 1 हो गया। नेक्स्ट जो है 45 पे अगर हम बात करते हैं कि 3.375 इन दोनों को हम लोग अलग अलग कन्वर्ट करेंगे, 3 को अलग कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, 3.75 को अलग करेंगे। इसी तरह से इसकी बीसीडी वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी टेबल आपको देखकर इसकी बीसीडी वैल्यू आप अलग अलग निकालेंगे। फिर नेक्स्ट है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल 1 ई का क्या फर्क पड़ेगा। ई जो है वो आपका अलग कन्वर्ट होगा, 1 आपका अलग कन्वर्ट होगा, दोनों अलग अलग होंगे। ई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 की पावर 0 से, 1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 की पावर 1 से। तो आपका 47 का जो आंसर होगा नोट करिएगा, 47 का आंसर होगा सी आपका इसमें आंसर रहेगा 2 9 10। इस तरह से 48 की अगर आप बात करेंगे तो डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। तो मैंने आपको ट्रिक दे रखी है 1 2 4 8 16 32 इस तरह से करेंगे। 0 वालों को छोड़ के अगर आप बाकी वैल्यू को अगर आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपका जैसे इसमें क्या आ रहा है 200 आ जाएगा अगर आप टोटल करेंगे। द कन्वर्ट द बाइनरी नंबर ऑफ, ये अलग अलग आपके दे रखे हैं, इसको आप अलग कन्वर्ट करेंगे, इसको आप अलग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए 2 की पावर -1 2 की पावर -2। जो नंबर सिस्टम वाला मेरा वीडियो वो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको ढंग से समझाया हुआ। तो नंबर सिस्टम के 2 या 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो ये तो हमारा पेपर था, किसका पेपर सेकंड हमारा हो गया और जिसमें हमने ये सारे क्वेश्चन हमने देखे। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं टेस्ट सीरीज फर्स्ट की। अब पार्ट फर्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं जीके की, जनरल नॉलेज के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला जो जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन आ रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। पहला गाइटर है, बेरी है, 3rd नंबर पे, 4th है नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये पेपर फर्स्ट का मैंने बना रखा है। ऑब्जेक्टिव टाइप मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया गया है। वो पहले सारा का सारा आपका किसके बेस पे था, कंप्यूटर के बेस पे था। 4 या 5 सब्जेक्ट लिए थे, एलडीसी एग्जाम में आया हुआ भी है ये। तो ये इसका आंसर जो है वो आप क्या टिक करेंगे, इसका आंसर आपका होगा स्कर्वी। स्कर्वी एक ऐसा रोग है जैसे कि मसूड़ों से खून जो आता है वो स्कर्वी के अंदर ही आपके होता है। मछली से प्राप्त कॉड, यकृत, लीवर तेल निम्न में से किस विटामिन से संबंधित होता है। जो मछली का तेल जो है वो आपको पता होना चाहिए हमारे हड्डियों के लिए बढ़िया होता है और वो होता है विटामिन डी। और इसी तरह से नेक्स्ट है कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम, मतलब
आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा किलो कैलोरी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको कौन देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि तेल एक ऐसी चीज़ है जो सबसे, तेल और वसा एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है। अब है उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून आने लग जाता है। जैसे अभी आपको मैंने पहले ही बताया था कि स्कर्वी, आपका खून ज़्यादा जो है रुकता नहीं है, क्योंकि जो थ्रोम्बोसिस एक प्रॉब्लम होती है जिसमें ब्लड का जो सिक्रेशन है वो नहीं रुक पाता है, और वो कमी हमारी विटामिन बी की वजह से होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित से कौन से यौगिक को किस समूह का सहायक आकारक कहा जाता है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर 9 का क्या आंसर होगा, 9 का होगा 4 विटामिन। विटामिन एक ऐसी चीज है जो आपके यूज में आती है, विटामिन का ही यूज हम लोग करते हैं, विटामिन से ही हम लोग सहायक आकारक का यूज कर सकते हैं। अब देखिए आप लाइव के अंदर देखे जा रहे हैं, लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि पहले मैंने आपको फर्स्ट पेपर आपको सॉल्व कराया था, अब ये देख रहे हैं आप सेकंड पेपर में मैंने अभी आपको जो है जनरल साइंस के क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूं। 10वां नंबर, भारत भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा, सबसे सर्वाधिक कैलोरी की मात्रा किसमें होती है। अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया था कि हमें अगर एनर्जी की जरूरत है तो हमें घी की जरूरत होती है, वसा की जरूरत होती है। तो पहले भी मैंने आपको बताया था वो सेम ही चीज हो गई, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा वसा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है। कैसे है सेब का महत्व, तो 11 नंबर देखिए क्वेश्चन 11 नंबर में, क्योंकि पोटेशियम एक ऐसी चीज होती है जो पोटेशियम से ही हमारा जो हार्ट है उसकी प्रॉब्लम रोकी जा सकती है। तो सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व रहता है, और पोटेशियम के लिए उसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, और प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। अब पूछा जा रहा है कि प्रोटीन किसके अंदर सबसे ज्यादा होता है, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है प्रोटीन। अब देखिए अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में, देखिए अलग अलग क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, और इसके अंदर पहला जो लाइव के अंदर आपके है, इसके अंदर आप लाइव देख रहे हैं 12 नंबर जो है उसके अंदर अरहर, सोयाबीन, उड़द और उसके अलावा है गेहूं। तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, सोयाबीन के अंदर पाई जाती है। प्रोटीन की सबसे अधिकतम मात्रा सोयाबीन है इसका आंसर। अब देखिए प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से स्थानांतरित करी थी। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको बोर्ड पे भी आपको समझाऊंगा। तो जैसे पहले आपने देखा था सारे मैंने कंप्यूटर के, जब जरूरत पड़ी तो मैंने आपको बोर्ड पे समझाया, इसी तरह से ये हम जीके देख रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन को आप देखिए, अब हमारा क्वेश्चन है प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से स्थानांतरित करी थी। चलिए अब मैडम आपको करवाएगी आगे। तो क्वेश्चन देखते रहिए, प्रतिहार वंश से स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन मैडम। 9 नंबर क्वेश्चन है, जैसे प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से स्थानांतरित की थी। तो ये थे नागभट्ट प्रथम थे। जैसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो इसका आंसर है अपना देवली। सॉरी 4 नंबर है, ए, बी और सी है। निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। तो वो थे सुलेमान थे, जो बाहर से आए थे विदेशी यात्री। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार में निर्मित मंदिरों को चुनो। मंदिर देखो कौन कौन से हैं। आहड़ का आदिवरा मंदिर है, सेकंड है आभानेरी का हर्ष माता का मंदिर है, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर है, और ओसियां का हरिहर मंदिर है। तो इनमें से अपने कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। तो जैसे देखो इन्होंने कहा है फर्स्ट ऑप्शन में ए, फर्स्ट और 4 भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ है। तो इसका आंसर आएगा अपना, ये चारों के चारों ही मंदिर जो है वो
यहाँ पर है गुर्जर प्रतिहार काल के अंदर बनवाए गए थे। फिर उसके बाद है राजस्थान में प्रतिहार वंश के स्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। इनका होगा आंसर मंडोर। ठीक है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? मंडोर थी। फिर है प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। फिर देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, जैसे आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की थी। तो इसमें ऑप्शन है परमार भोज है, मिहिर भोज है, पृथ्वीराज चौहान है, विग्रह राज है। तो ये जो आदि वराह इसमें पृथ्वीराज चौहान तो चौहान वंश के आगे जैसे, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मिहिर भोज है, विग्रह राज है, ये भी अपने चौहान वंश के हैं। और ये दो ही बचते जैसे परमार भोज और मिहिर भोज है, तो इनमें से आंसर जो हो जाएगा अपना मिहिर भोज हो जाएगा। विरोधी और शत्रु जो है वो दोनों का समान अर्थ होता है। तो विपत्ति का समान अर्थ बताने वाला अक्षर कौन सा होगा? इनमें से मित्र है, तो मित्र का तो विपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। सक्रिय है, प्रेम है, कठिनाई और विपत्ति देखो दोनों एक जैसे शब्द है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? कठिनाई आएगा। अब देखो नेक्स्ट है जैसे पक्षी और कीड़ा। पक्षी और कीड़ा ये क्या है? जैसे पक्षी क्या करता है? कीड़ों को खाता है। उसी तरह से अपन को इनमें से एक ऐसा ऑप्शन देखना है जो इसी तरह से रिलेटेड हो। जैसे घोड़ा जो है वो अस्तबल में रहता है। फिर है जाल, पनीर, शेर, गुफा और फोर्थ है बिल्ली और चूहा। बिल्ली जो होती है वो चूहे को खाती है और पक्षी क्या करता है? कीड़े को खाता है। तो ये इसके साथ इसको आंसर जो है वो मैच हो रहा है, तो इसका आंसर है डी। फिर रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको बोर्ड पे बता देती हूँ। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर मैग लिखा हुआ है और JXA है और RUN है और आगे का आपका पूछा हुआ है इसके अंदर आंसर। इसके अंदर देखो पहले इन दोनों को अपन को मैच करना है कि इन दोनों इसको इन्होंने इसे किस तरह से बनाया। तो M और J के बीच में जो है वो ये -3 का गैप है, ठीक है। और उसी तरह से A और X को देखते हैं तो इसके अंदर भी -3 का गैप है। D और A को देखते हैं तो इसके अंदर भी -3 का गैप है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो जैसे रन है, रन को इन्होंने क्या लिखा हुआ है? जैसे आपके ऑप्शन आ रहे हैं इसके अंदर OSQ, PRJ, UXQ और ORK। तो देखो R को जो है अगर 3 वर्ड पीछे चलते हैं तो उसको लिखा जाता है O। U के अगर 3 वर्ड पीछे चलते हैं, माइनस में जाते हैं तो आता है R। और थर्ड आ जाएगा K, क्योंकि आपके ऑप्शन में देखो एक तो है OSQ है, ठीक है, ये हमारा इससे नहीं मैच हो रहा। PRJ है और एक है UXQ और लास्ट अपना ORK है, तो अपना आंसर आ जाएगा 4th नंबर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है B, E, G और K। इसको इन्होंने लिखा है A, D, F और J लिखा है। इसको कैसे लिखना है? PSVY का इन्होंने पूछा है। अब आप ध्यान से देखोगे तो B और A के बीच में कितने का डिफरेंस है? माइनस में चल रहा है, -1 है, ठीक है। E और D के बीच में चलते हैं तो भी -1 है। G और F देखो तो भी -1 है और K और J का देखते हैं तो भी -1 है। इसी तरह से P का देखते हैं तो P का देखते हैं तो P से जस्ट पहले क्या आता है? O आता है। R से पहले S आता है, V से पहले U आता है और इससे पहले W आएगा। सॉरी X, ये इसका आंसर होगा ORUX। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AZ, BY, CX, DW
EVFU इनको लिखा गया है। इनको देखो लिखा जाएगा जैसे A और C के बीच में कितना डिफरेंस है, -2 का। Z और X के बीच में -2, B और D के बीच में -2 और Y और W के बीच में भी है -2। E से पहले आ जाएगा G और V से जस्ट पहले आ जाएगा T, -2 चलते हैं तो, और F से पहले आ जाएगा H और फिर आ जाएगा S। तो इसका आंसर आएगा GTHS, आंसर है C। फिर उसके बाद देखो मैथ के क्वेश्चन भी है रीजनिंग में, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो सबसे पहले है जैसे 42 है, रेशो 20, रेशो 64। इसमें देखो कैसे होगा, जैसे 42 का हाफ कितना हुआ, 21 हुआ। 21 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो अपना आंसर क्या आता है, 20 आता है। तो इसी तरह से हमें 64 का भी करना है। 64 का हाफ क्या होगा, 23। और अगर 23 में से32 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 31। तो अपना ऑप्शन होगा ए, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है 6:18:4। अब अपन को 6 को किस तरह से करें कि इसका आंसर 18 आ जाए। वैसे तो अपन देखते हैं कि अगर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा, लेकिन क्या 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है, तो क्या 12 हमारे ऑप्शन में है, नहीं है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे 6 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आया, 12 आया। 12 में अगर हम 6 प्लस कर देते हैं तो 18 आ जाएगा। इसी तरह से 4 को भी सेम इसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और इसी डिजिट को इसके अंदर प्लस करना है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आया, 8 आया। 8 में अगर हम 6 प्लस करते हैं तो आंसर आ जाएगा 14। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 14। उसके बाद देखो 25 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कमल लेखन सामग्री है, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, तारा, चित्रकार और कलाकार। देखो कलम से एक ही लेखन सामग्री है, हमें पता है। पृथ्वी और चंद्रमा ये तो दोनों अलग अलग चीजों के, पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह है। सूर्य तारा, सूर्य एक तारा है। चित्रकार एक कलाकार होता है। तो अलग कौन सा हुआ अपना, पृथ्वी और चंद्रमा अलग हो गया। उसके बाद देखो फिर से रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जैसे ये देखो सबसे पहला है अपना जैसे EDC MLK NPR XWV। अगर तुम इनको ध्यान से देखो तो ये रिवर्स में चल रहे हैं। CDE, क्या दूसरा भी ऐसे चल रहा है, KLM ये भी इसी तरह से चल रहा है, लेकिन ये नहीं चल रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं, VWX ये भी चल रहा है। तो अलग कौन सा हो गया अपना, NPR। तो ऑप्शन हो गया C। उसके बाद देखो एक और है जैसे MOQSZADECEGISUWY। इसमें देखो इसके अंदर देखो, इसके अंदर +2 किया हुआ है, इसके अंदर भी +2 है, इसके अंदर भी +2 है। N का गैप आ गया, P है फिर R है। इसके अंदर देखो +2 हो रहा है सबके अंदर। इसके अंदर देखो, इसके अंदर माइनस हो रहा है, -1 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, ठीक है, फिर -3 हो रहा है, तो ये माइनस में जा रहा है। इसके अंदर देखो जैसे CEGI है, तो C और E क्या है, इसमें +2 हो रहा है क्योंकि D बीच में छूट रहा है। E के बाद क्या आएगा, F आना चाहिए, एक छूट रहा है तो फिर भी +2 हुआ, यहाँ भी +2 हुआ, तो ये दो भी एक जैसे है। इसके अंदर भी +2 हो रहा है, जैसे S के बाद T आना चाहिए तो +2 हो गया, फिर +2 हो गया U और W के बीच में, W और Y के बीच में भी +2 हो गया।
तो अपना ऑप्शन आंसर आ गया इसका ZADE। फिर देखो एक और है क्वेश्चन NILE, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये है और सेकंड है LIEN, फिर है LINE और फोर्थ है LEAN। ये देखो जैसे NILE है, सारे अल्फाबेट हैं, ये सेम अल्फाबेट इसके अंदर भी है, ठीक है, ये सेम अल्फाबेट इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर क्या है, आई की जगह इन्होंने ए लगा दिया, तो ये इससे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है, ये देखो जैसे 78 है, 91 है, 84 है और 26 है। अब देखो इसमें क्या है, ये सारे के सारे जो है वो इसके अंदर से ये 13 की टेबल में आता है, ये भी 13 की टेबल में आता है और ये भी 13, 13 26, 13 91, 23 78 और 84 नहीं आता है, उसके अंदर 86 आता है 13 की टेबल में, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 है, 96 है, 59 है और 12 है। अब देखो इसके अंदर 48, 96 और 12 ये सारे के सारे इवन नंबर है और ये एक ओड नंबर है, और अगर दूसरा तरीका भी है तो ये देखो 12 की टेबल में 96 आता है, 48 भी आता है, लेकिन 59 नहीं आता। फिर देखो एक और क्वेश्चन है 16, 32, 19, 38, 21, 40 और 23 को 46 लिखा है। अगर हमें 16 की टेबल आती है तो 16 2 जा 32 होता है, 19 2 जा 38 होता है, लेकिन 21 2 जा 40 नहीं होता है, ये होता है 42 होता है, और 23 2 जा 46 होता है, तो अपना डिफरेंट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है, निचार भौतिक प्रदेश है, ठीक है, उसके अंदर से देखो अरावली है, हड़ौती का पठार भी अपने इसी के अंदर ही आता है भौतिक प्रदेश में भी, विंध्याचल पर्वत है और मरुस्थली है, तो इसमें अपना विंध्याचल पर्वत जो है ये अपना भौतिक प्रदेश में नहीं आता। राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का विस्तार सर्वाधिक है, पूर्वी मैदान है, इसका तो बहुत ही कम है, अरावली है, इसका 9 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, और मरुस्थली प्रदेश है, इसका सबसे ज्यादा है 61% है, तो ये अपना सबसे ज्यादा विस्तार इसका है। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तारागढ़, अचलगढ़, जरगा या गुरु शिखर, सबसे बड़ा गुरु शिखर है, ठीक है, गुरु के बाद कौन सा आता है, गुरु शिखर और फिर जरगा आता है, ठीक है। उसके बाद है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, प्राचीन पर्वत श्रृंखला अपनी कौन सी है, हिमाचल, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, कौन सा अपना आंसर, अरावली। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा के पठार का विस्तार है, पूरब में है, दक्षिण पूरब में है, दक्षिण पश्चिम में है या उत्तर पूर्व में है, दक्षिण पूरब में भी नहीं है, उत्तर पूरब में भी नहीं है और पूर्वी में भी नहीं है, हमारा आंसर होगा दक्षिण पश्चिम, तो ये होगा दक्षिण पश्चिम में। फिर है जरगा पर्वत किसमें है, सिरोही में नहीं, अजमेर में, अजमेर में भी नहीं है, अलवर में भी नहीं है, ये है हमारा उदयपुर के अंदर। फिर है राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा, तो ये कहां से शुरू होती है, दक्षिण पश्चिम से शुरू होती है, ठीक है, और उत्तर पूर्व तक जाती है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन जो है वो इसमें, पहला ही ऑप्शन जो है वो इसके अंदर सही है। फिर है राजस्थान राज्य का कितना क्षेत्र मरुस्थली है, लगभग आधा, लगभग 1/3, लगभग 1/3, लगभग 2/3, तो आंसर है हमारा लगभग 2/3। अरावली पर्वत किस प्रकार के हैं,
तो अवशिष्ट है, ज्वालामुखी है, अवरोधी है या मोड़दार है? अवशिष्ट है, ठीक है। तैतीस सागर के अवशिष्ट कहलाते हैं। ज्वालामुखी तो है वो तो पठार के कहलाते हैं, ठीक है। अरावली पर्वतमाला किस प्रकार के हैं? अवशिष्ट के। अगर ये पठार का पूछता तो अपना आंसर ज्वालामुखी, तरीके अरावली पर्वतमाला पूछा है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अवशिष्ट हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट है, घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? नाड़िया कहते हैं, नदी कहते हैं, नाली कहते हैं, घग्गर कहते हैं। घग्गर तो देखो इसी का नाम ही है नदी का, और इसको क्या कहते हैं? नट, नाली, इस तरह के इसके बहुत सारे नाम है घग्गर नदी के अपने। तो इसमें से ऑप्शन जो है वो थर्ड वाला सही है, इसका आंसर है नाली। फिर देखो अरावली पर्वतमाला की लंबाई जो है वो क्या है हमारी? लगभग 710 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर है, या लगभग 652 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है। तो हमारा आंसर होगा इसका 692 किलोमीटर। फिर उसके बाद देखो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई है अपनी 1722 मीटर, 1780 मीटर, 1802 मीटर या 1720 मीटर। तो आंसर है अपना फर्स्ट, 1722 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। गुरु शिखर अभी अपने से पहले भी पढ़ा था कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, तो सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 44 है, घोराट का पठार जो है वो कहाँ पर है? ये देखो कोटा व बारा के मध्य, सिरोही पाली के मध्य, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, अलवर और राजगढ़ के मध्य। तो अपना सही आंसर होगा कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। फिर है नाग के पहाड़ किस जिले में स्थित है? नाग के पहाड़ जो है वो अपने उदयपुर, जयपुर, अजमेर या सिरोही, इसमें से अजमेर में अपनी पहाड़ियों से एक नदी भी निकलती है जिसका नाम लूनी नदी है, ठीक है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली में है? उत्तरी अरावली में कौन सा है? नाहरगढ़, भानगढ़, सिरावासी और कृतसगी, सारे के सारे ही हैं। फिर 47 नंबर क्वेश्चन, डोरा पर्वत अरावली के किस क्षेत्र में आता है? तो ये है अपना आबू पर्वत। ऑप्शन के अलवर क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, नाहरगढ़ क्षेत्र और आबू क्षेत्र। तो अपना आएगा आबू क्षेत्र के अंदर। फिर देखो राजस्थान के पूर्वी मैदान में कौन सी नदी बेसिन में सम्मिलित है? लूनी बेसिन है, जवाई बेसिन है, घग्गर का मैदान है, बनास बेसिन है। बेसिन का मतलब होता है कि वो मैदानी क्षेत्र कितना बना रही है, तो वो अपना बनास का आएगा, लूनी का नहीं है, ना ही जवाई का है और ना ही घग्गर का है, ये आएगा बनास का। फिर है माही, मध्य माही बेसिन को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? इसको बांगर कहा जाता है, ठीक है। माही नदी अपनी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इनके बीच में से निकलती है ना, तो उसका जो बीच वाला भाग है उसको क्या कहलाते हैं? बांगर कहा जाता है। फिर है मुकुंदरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? वो है अपनी टोंक, झालावाड़, कोटा या बूंदी। ये है अपनी कोटा के अंदर।